जाएंगे। जी देखिए साहब, सबसे पहले तो मैं आज इस ऐतिहासिक दिन के ऊपर मोदी जी को और उनकी टीम को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने वो काम किया है जो बहुत सालों वर्षों पहले हो जाना चाहिए था। और जो पूरा देश इस पर्व को मना रहा है, मैं भी उसी में शामिल हूं और मैं यहीं पर ही आपसे चर्चा करूंगा। आपने बोला कि जो ये फैसला हुआ इससे क्या टेररिज्म वहां पे खत्म हो जाएगा। एक बात तो तय है साहब कि वहां की जनता के साथ जो अन्याय हो रहा था उसमें काफी कमी आएगी। नंबर 2, जो वहां पर विभिन्न प्रकार के 3-4 कैटेगरी के लोग थे, करीब 12-13 लाख है वो जो 44 से लेकर के 47 में कश्मीर में आए थे। उसके बाद वाल्मीकि जो 1957 में कश्मीर में गए थे, करीब वो भी 2.5 लाख हैं। उसके अलावा 14 लाख गुजर और बकरवाल जो पहाड़ियों में रहते हैं। उसके बाद 7 लाख जो शेड्यूल कास्ट ट्राइब है वो लोग, और उसके अलावा करीब 3.5 लाख से लेके 5 लाख जो कश्मीरी पंडित जो भुगत रहे थे। इन 370 और 35 एक ही आड़ में इनके साथ अन्याय हो रहा था, वो बंद हो जाएगा ऐसा मैं मानता हूं। रही बात टेररिज्म की, टेररिज्म तो देखिए साहब, जो मोदी सरकार है, मोदी जी के जो कुछ फैसले हैं, आज से कुछ महीनों पहले या कुछ 1-1.5 साल पहले भारत की छवि दुनिया में ऐसी थी कि भारत एक वो देश है जिसमें चाहे वो आदमी आके बम लगा दे, चाहे जो आदमी आके 50-100 मार के चले जाए, और इनकी सरकारें सिर्फ बात मात्र एक्शन करेंगी कि हम देखेंगे क्या होगा, बात करेंगे। लेकिन वो सॉफ्ट स्टेट की जो छवि थी भारत की, धन्य हो इन मोदी जी को जिन्होंने मिटा करके बालाकोट में जब स्ट्राइक की जाकर के एयर स्ट्राइक की टेररिस्ट कैंप्स के ऊपर, उसके बाद दुनिया ने मान लिया कि इंडिया इज नो मोर अ सॉफ्ट स्टेट। अब टेररिज्म आइए साहब, टेररिज्म का जन्मदाता कौन है? जन्मदाता पाकिस्तान है, उसके वो पिछलग्गू हैं जो आजकल हंगामा मचा रहे हैं पार्लियामेंट, और जहां कहते हैं झंडा नहीं उठाएगा, ये हो जाएगा, विभिन्न प्रकार के। उनके लिए उनका इलाज करने में टाइम लगेगा। लेकिन पब्लिक जो है, एक माहौल बनेगा, एक तरीके से कंट्रोल आएगा। पत्थरबाजों को तो वैसे इलाज कर दिया है एनआईए ने, आप देखिए। अब रही बात जो वहां पुलिस कही है, लेकिन इस पूरे मामले में जो तरीका अपनाया गया है, जो तरीका अपनाया गया है सर, महबूबा मुफ्ती को नजरबंद करना, उमर अब्दुल्ला को नजरबंद करना, इस वक्त गिरफ्तार करना, क्या ये वाजिब लगता है आपको? ये होना चाहिए था क्या? अरे साहब क्या बात कर रहे हो? इनको तो बहुत पहले जेल में डाल देना चाहिए जब देशद्रोही बयान दे रहे थे कि तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। मैं तो उस समय भी कहता था, आज भी कहता हूं, लेट आया पर इनको तो जेल क्या, कानून कार्रवाई करेगा साहब। इतने पाप किए इन्होंने, अब पाप सामने आएंगे इनके। ये मिलिटेंट्स को सपोर्ट करते थे, पैसा देते थे, जो सैनिक शहीद होते थे हमको 1-2 गज जमीन का टुकड़ा नहीं देते थे वहां पर साहब ये लोग, कि शहीद का वहां पर अंतिम संस्कार किया जा सके। भला 99 में जो सरकार आई, उन्होंने वहां पर एटलीस्ट घर पे लाने की इजाजत दी। हमारे शहीदों के परिवारों को आज तक जाने की उन स्थानों पर इजाजत नहीं देते, कोई प्रकार की सहूलियत नहीं देते। ये तो वो लोग हैं, इनकी जेल में जगह है। बैंक 71 में जो कश्मीर बैंक लूटा गया था, उसके लूटने वाले को अब्दुल्लाज ने नौकरी दी और आज वो पेंशन पा रहे हैं। मैं तो कहता हूं केस खोलिए और उनकी देखभाल कीजिए कि उन बदमाशों को, तो कुछ नहीं होने वाला। बहुत अच्छा कदम है, और जनता भी इनसे तंग आई हुई थी साहब, और ये तो अच्छा इंतजार कर रही थी कब इनको। नहीं, मुझे समझ में बिल्कुल सही आपने कहा, मुझे समझ में नहीं आया। कहना चाह रहा हूं, आप भाई साहब अभी कह रहे हैं मेरे साथ पैनलिस्ट कि ये कश्मीरी जो पंडितों का वहां से निकास हुआ, ये आपस का है। कोई आपस का नहीं है, ये बिल्कुल फंडामेंटलिस्ट का काम था, पाकिस्तान की चाल थी, और इस्लामीकरण करना था वैली का। और इसके अंदर वो सरकारें सारी जिम्मेवार हैं जिन्होंने 19 जनवरी 1990 को। ठीक है सर, आपकी मिलीभगत कहां तक है और उन्होंने क्या लूट मचा रखी थी वहां पे? सैनी साहब, रिएक्शन आपका? पे वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे। बिल्कुल सही आपने कहा सैनी साहब, जवाब 370 क्या लोकतंत्र के जरिए आया था? जब लोग डेमोक्रेटिक नहीं आया तो फिर ये कदम तो सही है। हाँ। देखिए, जब ये रियासत का अपने आप में विलय हुआ हिंदुस्तान के साथ में, तो जो कंडीशंस रखी कश्मीर के राजा ने और उन लोगों ने, ये गलत। कश्मीर के राजा तो भारत के संविधान को मानने को तैयार थे। संविधान तो बाद में आए हैं, 47 में हो गया था समझौता। तो 26 अक्टूबर 1947 के विलय होता है। विलय पत्र 565 रियासतों का सेम था। उस समय तक कोई कंडीशन
कंडीशन कुछ नहीं था। उसके बाद आते हैं गद्दार देश के सीन पर। 16 अक्टूबर 1949, 2 वर्ष के उपरांत और 370 अंदर घुसेड़ा जाता है। उसके बाद और गद्दारों का काम देखिए, 14 मई 1954 35A लाया जाता है और उसको लगाया जाता है 1944 से। ये सब बेवकूफ बनाने के काम थे, बिल्कुल गैर कानूनी थे, गैर संवैधानिक थे। तो सर ये किसको फायदा पहुंचाने के लिए किया गया था? में रह करके और किसी गैर कर्नल साहब ये किसको फायदा पहुंचाने के लिए किया गया था? मान लीजिए नेहरू ने ये सब करवाया था, अगर एक मान लिया जाए जैसा कि बीजेपी आरोप लगाती है, तो किसको फायदा पहुंचाने के लिए किया गया? मैं बता दूं साहब, मैं बीजेपी की चर्चा नहीं, इसका फायदा एकमात्र पाकिस्तान को, एकमात्र पाकिस्तान को, दूसरा यूके को। यूके का इंटरेस्ट था गिलगिट बाल्टिस्तान पे कब्जा करना, तीसरा माउंटबेटन को, जिसको गवर्नर जनरल बनाया कांग्रेस, उस समय की कांग्रेस ने। ये सब मिलकर के कश्मीर को भारत में नहीं आने देना चाहते थे। और नंबर 4, बदले हुए हालात में आईसिस और इस्लामीकरण वाले लोगों को, जो गजवाए हिंद जिसके तहत हिंदुस्तान के अंदर आखिरी आदमी तक गैर जिम्मेवार आईसिस की कार्रवाई, ये सब मिले लोग हैं। और उसी का आखिरी अंजाम था 3.5 लाख हिंदू कश्मीरियों को वहां से निकाला गया। क्यों हिंदुओं को निकाला? कौन सा कानून था? तब कहां चली गई आपकी डेमोक्रेसी? ये नेता कहां गए थे? तब ये धाराएं कहां गई थी? वाकई में तो सवाल बनता है ना। इल्जाम कर दिया। 25 बिल्कुल सही आपने कहा सर, समय कम है इसलिए बीच में बहुत अच्छा काम कर रही है साहब। मैं पिताजी ने क्या किया? सैनी साहब आपकी बात कर्नल साहब जो बोल रहे हैं सुनते हैं उसको। कि दोनों कंट्रीज के साथ दोनों कंट्रीज के साथ मैं स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट करूंगा, उन्होंने ऐसा बोला। पाकिस्तान ने साइन किया, हिंदुस्तान ने मना कर दिया। हिंदुस्तान ने बोला नहीं, हमें समय चाहिए। तब तक पाकिस्तान, माउंटबेटन और तीसरे हिंदुस्तान के क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं। उन्होंने वहां से पाकिस्तानी सेना को सर खुल के बोलिए ना, काहे को क्वेश्चन मार्क? हमला करने अरे अब तो दूध का पानी पानी हो गया, बात खत्म। अब क्वेश्चन मार्क की जरूरत नहीं है, नाम लीजिए। नेहरू जी है, बोलिए ना, डरते क्यों है? और सुनिए सर मेरी बात सुनिए। उसके बाद जब सेना उनको 26 अक्टूबर के बाद खदेड़ रही थी और आलू मूली की तरह काट रही थी उन पाकिस्तानियों को, उन बदमाशों को, तब सेना ने बोला कि एयरफोर्स दे दो, हम स्ट्राइक करने जाएंगे। नंबर 1 उन्होंने नहीं दी। दूसरी बात, शेख अब्दुल्ला और नेहरू मिलकर के, जो LOC है, वहां गुजर बाहुल्य इलाका है, राजौरी पुंछ के आगे गिलगिट बाल्टिस्तान तक, इन्होंने मिलके देखा कि अगर LOC 20 किलोमीटर आगे चली गई तो गुजर बाहुल्य हो जाएगा। मुसलमान है, मेरे भाई बंधु हैं, और उनके साथ अन्याय किया इन्होंने। और वहीं कश्मीर की पॉपुलेशन मेजोरिटी रखने के लिए मुसलमानों की, गुजरों के साथ अन्याय किया और LOC वहीं रोक दी। और जहां LOC रोकी उसके बाद भी इनको शांति नहीं मिली। 1952 में चिंगस इलाका राजौरी के अंदर, वहां से करीब 25,000 गुजरों को प्रताड़ित किया और उनको मजबूरन LOC के पार निकाला, जिससे कि कश्मीरियों की पॉपुलेशन ज्यादा रहे और देशभक्त कौम गुजरों की जनसंख्या कम हो जाए। ये इस तरह के काम किए। महाराजा हरि सिंह ने ये फैसला किया था जुलाई के महीने में कि मैं मिलना चाहता हूं, लेकिन नेहरू जी ने उनके चीफ मिनिस्टर को 1.5 महीने तक अपने ऑफिस के बाहर खड़ा रखा और उनसे बात तक नहीं की। भला उस समय सरदार पटेल का उनसे मिलने के बाद उन्होंने कहा भाई मिलना चाहते हैं। सैनी साहब यही बात अमित शाह ने आज राज्यसभा में रखी कि अब्दुल्ला और नेहरू की पॉलिसी की वजह से कश्मीर ऐसे हालात बन गए क्योंकि समय कम है। कर्नल साहब आपकी बारी। जी मैं अभी हमारे जो फेलो पैनलिस्ट जो साहब बता रहे हैं कि वो कारण कुछ नेहरू, मैं बताना चाहूंगा नेहरू ने दबाव डाला महाराजा हरि सिंह पर कि आप इनको शेख अब्दुल्ला को प्राइम मिनिस्टर बनाओ। मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, करीब 5 अगस्त के दिन उनको प्राइम मिनिस्टर दबाव में बनाया जाता है। बनाओगे तभी मैं बात करूंगा, वरना बात ही नहीं करूंगा। और तब तक ये जो जम्मू कश्मीर में मसला था, ये उनके सरदार पटेल साहब से इन्होंने ले लिया था, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे अम्बेडकर साहब हैं, मैं आज महसूस करता हूं उनकी आत्मा भी खुश हो रही होगी कि चलो भला हुआ मैंने जिसका विरोध किया, अब उन लोगों ने इसका मेरा काम पूरा किया, जिनको शायद उनको पता भी नहीं था कि कोई ऐसे लोग आएंगे, देशभक्त लोग देश के अंदर। नंबर 3, इनके जो कारनामे हैं साहब, देखिए ये कारनामे देशद्रोही इसलिए लगते हैं। गुजर भाई बंधु जो 14 लाख हैं, उनके साथ अन्याय हुआ, आपने पहले कभी आवाज उठाई?
वो भी दरगाह में आते हैं हर साल मत्था टेकने। हमारे साथ उन कश्मीरी जो एंटी नेशनल है, जो पाकिस्तान के मुखोटे हैं, उन्होंने हमारे कौम के साथ वहां पर गद्दारी की। उन्होंने शेड्यूल कास्ट जो भाई जब सरकारों ने फाइनल वाइंड अप करूंगा बात को आगे बढ़ाते हुए सर 1 सेकंड। हाँ कर्नल साहब बोल लीजिए जल्दी। सेकंड लूंगा साहब। कुरैशी साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए हाँ, इन्होंने जो बोला है कि ऐसे कुरैशी साहब अपनी जबान से हमारे उन गुजर भाइयों के लिए भी कुछ अच्छी बात कह दीजिए जो मुसलमान है, जिन्होंने देश की सेवा की है। चिश्ती साहब जल्दी से। कश्मीर बॉर्डर के ऊपर अगर कोई सेना के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा क्यों सर गुजर भाइयों, क्यों गुजर भाइयों जातिवाद के हिसाब से नहीं सर, जितने भी अब तक वहां पर सेना के जवान शहीद हुए हैं, चाहे किसी भी कास्ट के हो, किसी भी धर्म मजहब के हो, सबके लिए बराबर है। मुझे सवाल चिश्ती साहब देशभक्त है। मुझे 5 सेकंड दे, मुझे 5 सेकंड दे, मुझे 5 सेकंड दे। वो देशभक्त है, उनके लिए करनी पड़ेगी। वो हर भारतीय चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो,